नमस्कार, इंटीग्रेटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के खास वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये 5वां हमारा एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप समिट है, जिसमें हम खास तौर पर अपने गेस्टों से बात करते हैं। अगर आपके पास कोई प्रश्न होता है, तो उन प्रश्नों का उत्तर भी लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि हम आप जिस भी प्लेटफ़ॉर्म से हैं, वहाँ से प्रश्न भेजेंगे। आपके प्रश्नों का उत्तर भी मिलेगा, लेकिन कार्यक्रम के अंत में। चलिए, एजुकेशन से एंटरप्रेन्योरशिप का आपने हमने 4 वेबिनार कर चुके हैं और ये हमारा 5वां वेबिनार है। तो आइए सबसे पहले गेस्टों का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं डॉक्टर एनके सिन्हा सर। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप वीसी हैं हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी के। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। देखिए हमारे इस खास कार्यक्रम में कई और गेस्ट जुड़े हुए हैं। जी हाँ, आनंद सोनी सर जुड़े हुए हैं। सर आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। आप प्रो चांसलर हैं एके यूनिवर्सिटी के। थैंक यू सर, नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम में मैनेजमेंट प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, निश्चित तौर पर जैसे 1 मिनट सर। जी, थोड़ा-सा उनका प्रॉब्लम आ रहा है। उत्पल मित्रा सर जुड़े हुए हैं और वो 1 मिनट जुड़ चुके हैं। चलिए, हाँ, उत्पल सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं इस खास कार्यक्रम में एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप समिट में। थैंक यू मानवेंद्र जी। जी हाँ। या दोस्तों हम आपको बता दें कि उत्पल मित्रा सर आप एंटरप्रेनर हैं, कंसल्टेंट हैं और कई मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट्स पर आप काम करते हैं गवर्नमेंट ऑफ स्टार्टअप पर, जिसकी आज सरकार लगातार जोर दे रही है और नए परिवर्तन इनोवेशन पर खास आपका जोर होता है। और निश्चित तौर पर इंटीग्रेटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री आपका स्वागत करता है। आप इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, लेकिन हम देर न करते हुए सीधे चलते हैं हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर एनके सिन्हा सर के पास। वो सबसे पहले एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप पर अपने विचार रखेंगे। जय प्रोफेसर एनके सिन्हा सर। थैंक यू मानवेंद्र जी। मैं थोड़ा सा एक सुधार करना चाहूँगा कि हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय का जो नाम है उसमें संशोधन हुआ है। ये महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय अब नाम हो गया है। तो मैं आप सभी को इसके लिए सूचना देना चाहूँगा कि आगे से हम महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम से करें। आज का जो विषय है पर्टिकुलरली एंटरप्रेन्योरशिप एंड एजुकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट आई वुड लाइक टू थैंक मानवेंद्र जी एंड आवर eminent panelists present here. Entrepreneurship is not a new subject, it is a very old one, and all of Indians, if we see the ancient India, enterprising ability of Indians were highest among others, but the subject entrepreneurship education is relatively new. It got momentum in last quarter of 20th century, and now in the 21st century it is part of curriculum of management education, particularly the PGDM courses. Entrepreneurship is given a due importance, and it is realized that this education may create awareness about the establishment of the business entity, and it will be helpful for the growth and development of the nation. Honorable Prime Minister Narendra Modi ji quoted in the Silver Jubilee of Entrepreneurship Development Institute of India, which is in Ahmedabad, that it is a great pleasure for us that Gujarat was the first state to realize the importance of entrepreneurship
and a need was felt for the National Entrepreneurship Development Organization to promote the concept of entrepreneurship across the country, and Entrepreneurship Development Institute was established in 1983 as a national resource organization in entrepreneurship education, research and training. This quote was of Honorable Prime Minister Modi on the occasion of Silver Jubilee of Entrepreneurship Development Institute of India. And this shows the importance of this subject, entrepreneurship, and this subject has been inculcated in the syllabi of different institutes, particularly those who are imparting management education and commerce education, and it is integral part of the syllabi. So entrepreneurship education is considered as the most influential forces that determines the health of the economy. Hence, ignoring the controversy on whether entrepreneurship can be taught or not taught, since the majority of the institution has adopted this entrepreneurship courses either as a part of one course or part of specialization or part of an entire curriculum. So entrepreneurship is no doubt, it is felt in the report of the Knowledge Commission, which is headed by Sam Pitroda in 2008, that the most of the entrepreneurs in India, it is realized that the education can play a very vital role for the development of entrepreneurship. So we can say that entrepreneurship is the stream or prerequisite which a management education require, or since we are the youth oriented country, and most of the youth, whether it is a problem of employment or problem of local environment, youth are attracted towards the entrepreneurship. Might be their role model is Narayan Murthy or Wipro chairman Ajim Premji. All these personality given inducement to the young population or young people to follow entrepreneurship instead of following the government jobs in the government. So thanks to the government who has given support to the entrepreneurship in recent past in the name of startup and stand-up policy, and as per my perception that this entrepreneurship we can view in terms of in the area of agriculture and its allied area, entrepreneurship in the area of trade, entrepreneurship in the area of manufacturing, entrepreneurship in the area of emerging field which is based on web technology or financial management, hotel management, and the all the emerging area, this entrepreneurship is important. The importance of entrepreneurship cannot be ignored, but we require certain thing to get this entrepreneurship education success, and that is the integrity which required for the development of entrepreneurship, because India is a very diverse country with diversity in culture, diversity in language,
diversity in livelihood. So we have to integrate Indian people and Indian population in the area. Second thing is the dedication towards this entrepreneurship. Because in society we find that if you got educated and you are not getting employment somewhere, your society start neglecting you, and they are feeling that this person is not capable of doing anything. But we can say that entrepreneurship require a lot of time for developing their ideas and implementation of these ideas and bring it in the commercial space. Other thing is the excellence, accountability, and most important is the honesty. So we can say that entrepreneurship is, education is must, and it is supported by our honorable President, past President Dr. Abdul Kalam Azad, and he quoted it that universities and schools should become a facilitator for creating entrepreneurs through support of the banking and marketing system. This will enhance value to education and create motivation for the student. And I'm glad to know that so many institutions will now also striving to promote social enterprise and technologies targeted at the problem of the needy. And my greetings to all those institutes who are imparting entrepreneurship. So entrepreneurship is no doubt an integral part of the society, integral part of the economy. So many people criticized the idea that our Prime Minister has given, that even we can start pakora, selling pakora, it will be our honorable profession because it's our own, we will not serving to the others. So we should see that even anything we start or in the beginning it is smaller and then it start become bigger and become industrialist one day. So I hope that the importance of entrepreneurship can be ascertained and we must follow this entrepreneurship in future. Thank you, sir. जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जिस प्रकार से आपने बताया है। और निश्चित तौर पर आज जरूरत है और सरकार भी इस पर जोर दे रही है। आप साफ तौर से कह रहे हैं कि एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप आज सारे विविध क्षेत्रों में आज इसकी आवश्यकता है और वहां पर भारत में देखने को मिलता है। लेकिन इस बीच हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के चेयरमैन डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिल सर। Thank you very much, Manvin ji, and all the guests. I think what Professor Sinha has just told, many things he has told you, and what I would like to emphasize that to become an entrepreneur, basically the students or the youth, there should be in the mind of the youth that we are not the, he should think that he should be not think of being an employee rather being employer. I think if this thing comes, and I think this has helped a lot to people, so they should think when they are having education has got a great impact. Only thing is they are studying also, but the whole thing is their thinking should be bent upon on the fact that they should think what can I do and how can I put it in terms of, say, suppose somebody is studying any subject, say chemistry. I have studied chemistry, and one can find out that many things are taught. So what is the value of those things? Just not to understand them and to use them, rather to really use them in life. And if one thinks in those terms, say, I think he can get an idea. So in the part of the education, right in the school level, I think people are said that you make a project, and the project should be not, it should be something with a choice of the
of the candidate. It should be from the choice of the candidate only. It should not be based on, I mean to say that you impose, you make a project on this. So if that interest is being developed and that student whosoever is attending that, that he will always think, no, that he has to develop that. Say somebody is now studying botany and knows plants or something, so he should think what plants can be used for. So it is basically what I would like that we can inculcate in the students or the youth, that if they should not think of being an employer. So normally people think that I will prepare for this competition, that competition, take a job. And I think Professor Sinha told that in the society doesn't like it. Society will have to like it. So society should also think in those terms. Because if you are an entrepreneur, you are not only having a job for you, rather you are creating job for others. So first thing is that where there is a will, there is a way. I would put it in this way, that if the student, that this youth is thinking what I have to do in my life so that I don't depend on the kind of a being an employee, rather what can I do for this? So number one, this thing should be inculcated. Now it can be, say, it has been said that we can have a syllabus in which entrepreneurship can be taught. Certainly that is there, but basically those students who are studying or who wants to come up forward, that should be right from the beginning, right from the school level. Of course, when they come for graduation for an engineering course, or say for saying I'm having this pharmacy, let me tell you that in the pharmacy, the students, I always tell them, they can have there, they can use one product, choose one product, and whatever they are studying, they are already studying this thing, how to manufacture tablets, how to manufacture this. But they should write at that time, should think in terms of that how they can best utilize their education in setting up some kind of industry or some kind of this kind of things. And certainly now Prime Minister Modi has starts a program which is very well progressing in this country. So I think entrepreneurship should come that way. One other thing which I would like, that should be that I think in India, this policy is not there, while abroad it is. So those who are in academics, professors, many of my friends are the professors in the States or in Germany or so. So if they get an idea, they can start an industry. But in India, I was in CDRI for almost 40 years. But this is a little bit, they have some kind of these kind of programs, but not that way. It should be a kind of a freedom. So many of our persons who are entrepreneurs in themselves, but because they are academicians and so they don't get into that, because they know the rules don't permit them to have that thing. So I think if this can be done as per other countries, so I think that will be a great thing in this country. But I don't know how it can be done, that we don't know how it is possible. But or maybe that at the level of the government it should be. If this is encouraged, I think then you will see a very different India. Though in CSR it has been said that you can start this thing or that, but it is practically not in that way. So that would be other thing. But in the students, particularly in the universities, also this should be right in the time. The teachers, professors, or others, they should think that who are the students who have got this kind of thing, and then those students should be encouraged to do that, and they should be helped also to write in projects or what way they can get grants. That is the kind of a thing which should be cultivated. This is what my opinion would be in this respect. But basically, the students in their thinking, this should come that they should not think of being an employee, rather they should think in terms of being employer. So I will not take more time for this, but education plays a key role in it. And right at the education level, this should be kept in their mind, so that the students or the youth will choose something by which they can become employer. That means they start something of their own entrepreneurship. And that is what is done, what should be done in this. Thank you very much. जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बड़े
नटसल में और बेहतरीन रूप से आपने बताया कि शुरू से ही हमें ये करना पड़ेगा ताकि हम एंटरप्रेन्योर को यहाँ तैयार कर पाएँ। निश्चित तौर पर सरकार जो नीति लाई है उसमें काफ़ी कुछ अभी और भी होने हैं और देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार अपने यूनिवर्सिटी में प्रयोग किया है और आज कई तरह के वहाँ प्रयोग देखे जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एकेएस यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आनंद सोनी सर। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आनंद सोनी सर और हम ये जानना चाहेंगे एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप में खास तौर से आपने यूनिवर्सिटी में काफ़ी कुछ प्रयोग किए हैं तो वो भी हमारे दर्शकों को बताइएगा। इंटीग्रेटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ऐसे कामों को लगातार प्रोत्साहित भी करता है। जी प्रोफेसर आनंद सोनी सर। सर नमस्कार सभी पैनलिस्ट को, मित्तल साहब, मित्रा जी, सिन्हा साहब, सक्सेना जी, मानवेंद्र जी, सभी को। मेरी आवाज क्लियर है सर? हाँ आ रही सर, आ रही सर मेरा ऐसा सोचना है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक सोच है बेसिकली। जब तक वो सोच आ जाती है, जैसे सोच आती है कि नहीं मुझे अपने लिए कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है और नेशंस के लिए कुछ तो होना ही होना है। जब मेरे लिए होगा, सोसाइटी के लिए होगा तो नेशंस के लिए ऑटोमेटिकली होगा। और ये मैंने अपने अंदर भी रियलाइज किया जब मैं एक अपनी पढ़ाई इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद में एक इंटरव्यू देने गया और मुझे लगा कि यार इंटरव्यू में मैं फेल हो गया। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अब इंटरव्यू देना नहीं है, मुझे इंटरव्यू लेना है। क्या बात है सर। ये बेसिकली जहाँ सोच में परिवर्तन आया, उसके बाद फिर हमने दूसरे काम स्टार्ट किए और नाउ वी आर रनिंग ए यूनिवर्सिटी एंड सेवरल कॉलेजेस एंड कंपनी टू। तो मेरा ऐसा सोचना है सर कि एजुकेशन से जो है परिवर्तन है। पहले ये था कि हमें मन से अंदर से आ गया, हमने खुद सोच लिया और उसके आधार पर परिस्थितियां ऐसी बन गई, तब जाकर के हम एक एज एंटरप्रेन्योर आते थे और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अंदर होनी चाहिए। ये एक बहुत मेजर फैक्टर है क्योंकि अभी तक हमारी जो एजुकेशन है वो एजुकेशन में ये है कि हम सर्विस सेक्टर को कैसे सर्व कर सकते हैं, ये हम ज्यादा से ज्यादा पैदा करने की कोशिश करते रहे हैं। और उसी का कारण ये है कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसमें सीईओ जो है वो तो इंडियन बहुत सर्विस सेक्टर में है, देख लें चाहे वो किसी भी जगह पे देख लें, वहां पर सर्विस करने वाले तो बेहतर इंडियंस मिलेंगे लेकिन मालिक इंडियंस बहुत कम मिलेंगे। अब पैदा होना स्टार्ट हुए। अब जब पैदा होना स्टार्ट हुए हैं तो अभी एक माहौल धीरे धीरे बन रहा है कि स्टार्टअप इंडिया है, यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं, कंपनीज आ रही हैं। शार्क टैंक जैसा प्रोग्राम एक टीवी चैनल में जो पहले हमने कभी नहीं देखा था वो हमें इस बार देखने को मिला कि नहीं, एक डिबेट हो रही है और लोग अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं। वहां पे फाइनेंसिंग हो रही है, फाइनेंस हम कैसे ले सकते हैं, हमारे को मार्केट कैसे मिल सकता है, हमारे लिए प्रोडक्ट और कैसे बन सकते हैं, ये सारी चीजें जो है वो एक माहौल अब धीरे धीरे बनता जा रहा है। और ये नई एजुकेशन पॉलिसी में अब एंटरप्रेन्योरशिप, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ाई, इस पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है जो अभी चेंज होने वाला है। मेरा ऐसा सोचना है कि इसके बाद जो चेंज आएगा वह एकाएक इंडिया में बड़ा बूम आएगा क्योंकि अभी सब प्लेटफॉर्म्स रेडी हो रहे हैं और ये प्लेटफॉर्म रेडी होने के बाद में जब कहते हैं कि एक बार टेक्नोलॉजी का बेस रेडी हो गया तो फिर उसके बाद में तो आपको थोड़ा सा चेंज करना है और एक नए आइडिया के साथ में आ जाना है। कभी हमने सोचा नहीं था कि बिना होटल के एक कंपनी जो है वो इतनी बड़ी बन सकती है, जिसके पास में एक भी होटल नहीं हो। ये ओयो करके जो कंपनी है, जिसके पास में एक कार नहीं हो, ओला, और वो इतनी बड़ी टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। तो ये जस्ट एक आइडिया का खेल है। जिसके पास में एक रेस्टोरेंट नहीं हो, जोमेटो, और वो सबको सर्विस दे रहा है। तो ये आइडियाज हैं, दूसरी फाइनेंसिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, और तीसरा ये है कि सरकार की तरफ से ऐसा माहौल दिया जा रहा है कि हम एक एंटरप्रेन्योर्स बना सकते हैं। हमने अपनी यूनिवर्सिटी में भी एमएसएमई का इंक्यूबेशन सेंटर खोला है और बच्चों को हम उसमें प्रमोट कर रहे हैं। लगभग 30-32 आइडियाज के साथ में बच्चे यहाँ पर आए हैं जिनको नेशनल लेवल पर भी प्रेजेंस मिली है। और अभी इंदौर में एक मोदी जी का समिट था, उसमें जाकर के बच्चों ने वहां पे प्रेजेंट किया है। तो कई आइडियाज हैं। एक बच्चे का है टिफी टेस्ट लाइक जोमेटो, और वो उससे कुछ अलग हट करके बना। ऐसे कई प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं बच्चे,
और उनको हम प्रमोट करने की कोशिश में पेटेंटिंग सेल खोला, इसीलिए कि भाई आपने जो नया आइडिया लेकर के आए हैं उसको हम पेटेंट की तरफ ले जा सकें। तो एक माहौल धीरे धीरे बड़ी तेजी से बन रहा है, और मैं इस सरकार को बहुत धन्यवाद भी दूंगा कि इस पूरे वर्ल्ड वाइड स्लो डाउन एक आशा तो जगा रखी है उन्होंने कि नहीं, हमको कुछ करना है, हमको कुछ करना है। और हमारे आसपास की जो कंट्रीज हैं, जब वो डिफॉल्टर हो रही हैं और उस कंडीशंस में हमारी इकोनॉमी मजबूत हो रही है, तो ये एक अच्छा साइन है। दूसरी चीज ये है, अभी तक जो लोगों की लाइकिंग होती थी पढ़ाई करने के बाद में मुझे सर्विस करना है, और सेकंड लाइकिंग कुछ लोगों की होती थी कि नहीं, मुझे कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, एज ए एंटरप्रेन्योर बनना है। लेकिन अब वो थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, लोग नौकरियां छोड़ छोड़ करके आ रहे हैं और वो कहते हैं नहीं साहब, मैं तो खेती से करूंगा और खेती करके एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ूंगा, कुछ प्रोडक्ट एग्रीकल्चर से निकालूंगा, उसको प्रोसेसिंग करूंगा और उसको मार्केट करूंगा। ऐसे बहुत सारे अखबारों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं कि उनकी सक्सेस स्टोरीज क्या है। तो ये गुड साइन है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अब ये एजुकेशन का पार्ट होता जा रहा है। अभी तक क्या होता था कि मेरे पिताजी ने बिजनेस किया है, मेरे चाचा ने बिजनेस किया है, तो मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाता था, या मैं कहीं से जैसे मैं हूं, मैं भाई एक्सीडेंट आ गया, तो ऐसे भाई एक्सीडेंटल बहुत लोग थे। लेकिन अब ये एजुकेशन में यदि शामिल होता है तो उसकी सोच बचपन से विकसित होना स्टार्ट हो जाती है कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, मुझे कुछ ऐसा नया काम करना है। तो ये एक बहुत गुड साइन है कंट्री के लिए भी। और जो मोदी जी का सपना है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए, बहुत जल्दी मुझे लगता है कि हम उस टाइम पीरियड को कम करते हुए और बहुत जल्दी वहां पर पहुंच सकेंगे। मेरा यही कहना है। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा, सिन्हा साहब ने और सक्सेना साहब ने बहुत सारी बातें कह दी थी। मैं अपना छोटी सी बात को इसको इंट्रोड्यूस कह सका, उसके लिए मुझे जो समय दिया गया, मैं धन्यवाद देता हूँ सर। थैंक यू मनोज जी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, जिस प्रकार से आपने कहा है कि आज काफी कुछ बदलाव आया है और लोगों में बदलाव आ रहा है, और आपसे, आप लोगों से ज्यादा कोई नहीं बता सकता क्योंकि आप लोग यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। और निश्चित तौर पर इंडस्ट्री, आज कई स्टार्टअप आए हैं और इन स्टार्टअप्स को लगातार मोटिवेट करने के लिए और उन्हें करीब सही मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्पल मित्रा सर। आप 30 साल का आपको एक्सपीरियंस है एंटरप्रेन्योरशिप और कंसल्टेंट का, और लगातार आप मोटिवेट करते हैं, मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैं आप, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंटीग्रेटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का यह सौभाग्य है। और हम आपसे जानना चाहेंगे, एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप में आप क्या कुछ करते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिकली रूप से बच्चों को कह सकते हैं कि उसे मोटिवेट करते हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उनको समाधान भी करते हैं। आप डायरेक्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, उत्पल मित्रा सर। थैंक यू मानवेंद्र जी, मुझे ये मौका देने के लिए। प्रोफेसर सिन्हा, डॉक्टर सक्सेना एंड मिस्टर सोनी, आप लोगों को भी थैंक यू फॉर द वैल्यूएबल वर्ड्स expressed over here. In my view, I would like to talk about, I'd rather like to talk about the psychological barrier for adopting entrepreneurship. See, human beings, all of us, are preconditioned to avoid pain because we perceive pain as a threat to our survival. Similarly, we associate failure with pain, and that's why we want to avoid failure. Society sees failure as a weakness or but if we look at the most we learn, because if we fail, we understand what works and what doesn't work. I have not failed. I have found 10,000 ways that won't work, said Thomas Edison. So only when we fail, we know what works and what doesn't. See, there is another saying that there is only one thing
that makes a dream impossible to achieve, and that is the fear of failure. Fear of failure limits you. If you are afraid to fail, you are also afraid to take risks. So risk is an integral part of entrepreneurship process. When you start a company or when you start an enterprise, you face several challenges and several unique obstacles that an entrepreneur has to overcome. So from the very beginning, the entrepreneur has to take risk. He has to take risk with his own money. And there is a risk of that he will lose this money and may become bankrupt. There are several other risks like economic risks, political and legal risks, risk of competition, technological risks, health and safety risks, operational risks, family and society risks. So there are innumerable risks that is associated with beginning an enterprise. So there is a saying that you will miss 100% of the shots that you don't take. So by taking risks, you can create a whole new opportunity for the future. You may also achieve what you have set out to achieve, but you may also open new doors which can benefit not only you, but the entire society. There is a saying that if you do nothing, nothing will happen. Life is too short. We should encourage our youngsters that they should go out and at least give a shot in trying. Fear and risk, or failure and risk, are two subjects which are very closely associated with each other. We might ask, there is a entrepreneurship, worldwide entrepreneurship index by an American company called Getty, and India ranks 68 in that, and we have only come up 1 point in 2019. So if we look at why India is lagging behind in this entrepreneurship mindset compared to all other countries. Now we have to look back into the history of India, and we see the immense impact that the 200 years of British rule has on the psychology of Indians. My parents, my grandparents, their parents knew one thing through their experience, that the only way to survive properly in those times was to serve with loyalty and sincerity. Now that has become kind of conditioned in our minds. So when we grew up, our parents insisted that study well so that you can get a good job in the government, or at least you will land a job in the MNC. It's not that they want to suppress or stunt our growth. All parents are keen to protect their children, to make their children safe and secure. And their belief through their experience over generations is that if you are in a job, you would live a safe and secure life. But if you are wanting to start an enterprise or go into business, that's an area which is of high risk. That's an area which can lead to failures. So they would stop us and say that focus on getting a job, study well. Then there is this ideal of India. We all grew up with this slogan that simple living and high. That's how we condition our children. Think simple, live high life, but we don't teach them, or we don't allow them or encourage them that take risks in life. Failure is an inevitable part of life. All of us can look back into our life and we can see that the win portion in our life is very small as compared to the failure portion. We learn through failures, but we don't want our children to experience that. So I think time has come for India
to come out of the shackles of our mindset that is holding us back. 75th year of independence, another 25 years to go to reach 100. And in this Azadi Amrit Mahotsav, we must get Azadi from the, and encourage our youngsters and our children from homes, from educational institutions, through all the processes that the young grew up in, is that to become an entrepreneur is not bad. It's not that you didn't get any other job, that's why you chose the option to become an entrepreneur. Entrepreneur is the job giver in this country of job seekers. This country is full of job seekers, but who is the job giver? There are only houses and the government. So we must encourage our that is up, that they must become entrepreneurs, they must be, and failure is good. Our system has to be modeled in the manner that we give more preference to experiential learning. We come out of the rote learning methodology and give them opportunity to try out real life situations and what solutions that. Once we do that, I think this country does not lack talents. As Mr. Sohn has just mentioned, that there are incredible across the world who are in the whole world is looking at the technological of India that is growing up. But we must encourage start their own enterprise. And we have a brilliant and bright future ahead. Next 25 years, we can, all of us together, can transform. Thank you, all of us, all of you for listening. जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर से आपने बताया कि किस प्रकार से आज एंटरप्रेन्योर को बढ़ने की जरूरत है। फेल्यूर्स आपके कह सकते हैं कि वो अंग है इस बिजनेस में, लेकिन भारत का कहाँ स्थान है ये भी आपने पूरी तरह से फोकस किया। जी हाँ दोस्तों, और हम देर न करते हुए, कई प्रश्न आए हुए हैं जिसमें एक तो नाम नहीं लिखा, दूसरे का नाम आया हुआ है रितेश सिन्हा। ये है दिल्ली से। देश में प्रोत्साहित नहीं किया जाता है एंटरप्रेन्योर को, ये भी उनका प्रश्न है और इसी से जुड़ा हुआ है। व्हाट कैन वी डू द फोकस मोर ऑन एंटरप्रेन्योरशिप इन एकेडमिया। जी हाँ, हम सीधे चलते हैं इनके सिन्हा सर के पास और हम ये प्रश्न आपको स्क्रीन पर भी दिखा देते हैं। उनका कहना है कि आखिर क्यों जरूरी है और क्या अभी और भी फोकस करने की जरूरत है एकेडमी में, और जिसके टुडे सिनेरियो इज मोर टुवर्ड्स सीकिंग जॉब नॉट गिविंग जॉब। जी, इनके सिन्हा सर, आप प्रश्न देख रहे होंगे, ये जानना चाहेंगे आपसे जवाब। जी सर। थैंक यू। आप हाल के दिनों में आपने नई एजुकेशन पॉलिसी पर बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आउटकम बेस्ड लर्निंग की बात हुई है। पहले जो हमारी लर्निंग थी उसका फोकस था कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को पास करना। उसको पास करने के लिए चाहे आपको लॉजिकल रीजनिंग हो या फिर आपका मैथमेटिकल एबिलिटी हो, कम्युनिकेशन एबिलिटी हो या सब्जेक्ट नॉलेज हो, उसके बेस पर हम एग्जामिनेशन पास करने के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करने के लिए हम पढ़ाई करते थे, उसकी तैयारी करते थे। अब जो हमारी नई एजुकेशन सिस्टम आई है, पॉलिसी आई है और विभिन्न राज्यों ने जो सिलेबस तैयार किए हैं, उस सिलेबस के हिसाब से फर्स्ट ईयर के बाद भी आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं और अपने इंटरप्राइज को कर सकते हैं। सेकेंड ईयर के बाद भी छोड़ सकते हैं, आप इंटरप्राइज कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट इन बीच में आपको एक इंटर्नशिप करना ज़रूरी होगा। तो ये जो इंटर्नशिप का जो प्रोविज़न हम नए एजुकेशन पॉलिसी में लाए, चाहे 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का इंटर्नशिप का प्रोविज़न हमने सिलेबस में किया हुआ है, तो इससे हमें एक लर्निंग मिलती है, एक इन्वायरमेंट जहां उन्हें वर्क करना होता है या जिस काम को उन्हें करना है अपने चॉइस से, उस काम के बारे में एक प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन उनको हासिल होती है और उस प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन के आधार पर वो अपने इंटरप्राइज का सिलेक्शन कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी चेंज है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन है हमारे एजुकेशन सिस्टम में।
तो एजुकेशन में पहले मैंने बताया कि एक पेपर के तौर पर लेते थे, फिर एक स्पेशलाइजेशन के तौर पर लेने लगे, फिर अब हम इंटरप्रेन्योरशिप एक नई स्ट्रीम लेकर के हम चल रहे हैं और उसको पढ़ा रहे हैं। तो इसका एक बेस जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये इंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ बिजनेस एजुकेशन में नहीं है, अब ये इंटरप्रेन्योरशिप इंजीनियरिंग में भी है। इंक्यूबेशन सेंटर हम डेवलप कर रहे हैं वहाँ। इंटरप्रेन्योरशिप हम आपके मेडिकल फील्ड में भी हम ला रहे हैं, ताकि उसमें हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट वगैरह के कोर्सेस हम उसमें ला रहे हैं और इंटरप्रेन्योरशिप को उसमें भी इनकलकेट कर रहे हैं। फार्मेसी में भी हम जो है इंटरप्रेन्योरशिप को इनकलकेट कर रहे हैं। जैसा हमारे डॉक्टर अनिल सक्सेना जी ने बताया कि हम 40 वर्षों तक हम अपने IBRI में हम जॉब करते रहे और हम इंडस्ट्री को हम प्रमोट करते रहे। तो इस तरीके से हर कोर्सेस में अब इंटरप्रेन्योरशिप का एग्जिस्टेंस हो गया है। और ये ज़रूरी है कि बच्चे का चॉइस कहाँ है, किस एरिया में है, उसको जानने की ज़रूरत है और उसको फोकस करने की ज़रूरत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। खासतौर से आपने जवाब दिया, लेकिन देखिए कई प्रश्न और आए हुए हैं, लेकिन इसमें यह है कि देश में प्रोत्साहित नहीं किया जाता। शायद हमारा सोसाइटी ऐसा बना है और इसके कारण हम सीधे जॉब की ओर जाते हैं। जी डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना सर से हम ये इस प्रश्न का जवाब लेना चाहेंगे। ये प्रश्न भेजा है रितेश सिन्हा जी ने। जी सर। प्रश्न को इनका कहना है कि समाज प्रोत्साहित नहीं करता। समाज कहता है कि अब आपने कोर्सेस किया है तो आप जॉब करिए, फटाफट पैसे कमाइए। कहने का यही मतलब है। अगर आप इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत सारा रिस्क होता है और आपको थोड़ी दिन इंतजार करना पड़ता है। इस कारण से लोग यहाँ पर एंटरप्रेन्योर बनने में देरी करते हैं। जी सर। ये बिल्कुल, इसको मैंने अपने जब मैंने उसमें बोला भी था इसके बारे में। जी सर जी। और जैसे मैंने कहा कि बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी भी चाहती है कि जॉब्स हो। लोग कहते हैं जॉब्स नहीं है, तो अगर लोग सोचें कि हमें जॉब देने हैं, हमें जॉब देने वाला बनना है, ना कि जॉब लेने वाला बनना है, तो ये बहुत बड़ा माइंड सेट होना चाहिए। और जो जॉब दे, सडनली उसकी वैल्यू सोसाइटी में ज्यादा होती है। लेकिन एक इजी चीज सोचता है, पर्टिकुलरली पेरेंट्स सोचते हैं, और सोसाइटी पे डिपेंड भी करता है किसी की अपनी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। वो सोचते हैं कि बच्चा जल्दी पढ़ा, अब इसको नौकरी लग जाए, पैसा कमाने लगे। पर वो ये नहीं सोचते जब वो एम्प्लॉयर बनेगा तो वो कहीं ज्यादा गुना पैसा कमाएगा। जी जी। तो ये जो विचार है मेरे ख्याल से सोसाइटी में ड्रॉप अप करेगा, और जब करेगा जबकि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बनेंगे। और पता नहीं, मैं तो आपको बताऊं कि हर एक को ये सोचना चाहिए कि मैंने कुछ पढ़ा। मैं हमारे घर में सभी लोग जॉब में ही थे। मेरे फादर भी SDM थे, रिटायर हुए, और सारे कोई किसी ने कभी कुछ सोचा नहीं। और मैं भी साइंस में जॉब में ही रहा। लेकिन साथ साथ में मैंने कि भाई मैंने कुछ पढ़ा है, तो एक छोटी सी चीज पढ़ी निकालने का, मैथा कैसे उगाया जाता है। छोटी सी जमीन थी, मैं फादर से कहा कि कुछ करके दिखाओ, तो मैंने उसमें बोल दिया बैंता होगा। अभी मैथा का प्लांट लगा दिया 400-700 रुपए में, और उसको भी तेल को बेच भी दिया। क्या बात, साइड क्या बात। वो इट्स काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। लेकर हमने स्कूल बना दिया, अब इंस्टीट्यूट बना दिया। सो ये थिंकिंग है। बट ऑफ कोर्स मेरे फादर ने हमेशा कहा, डोंट थिंक टू बी एम्प्लॉय, थिंक ऑफ बीइंग एम्प्लॉयर। तो ये जो माइंड के कोने में कहीं पड़ गया, दैट इज बेसिकली हैज चेंज द होल थिंग, चेंजेस द होल थिंग। तो सोसाइटी भी इसको ध्यान दे और एक्चुअली ये एनकरेज करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि स्कूल लेवल से ही बच्चा जब पढ़ रहा है तभी उसको सोचना कि मैंने क्या करना है जीवन में, और उस लाइन पे आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सोचा और यही कारण है। दर्शकों को जवाब भी मिल गया होगा। लेकिन देखिए SPT.com से एक प्रश्न आया हुआ है, उन प्रश्न को ले लेते हैं। इनका कहना है, उत्पल मित्रा सर से इसका जवाब चाहेंगे। हम आपको स्क्रीन पर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर। इनका कहना है कि सरकार बहुत तेजी से कोई प्रोग्राम को लागू नहीं करती, जिसके कारण से ऐसा होता है। इनका है कि सरकार अगर जैसे प्रोग्राम लाई, तो उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि सरकार अभी भारत बहुत नीचे है उस रैंकिंग में भी, अगर सरकार अगर लाई है कि हाँ एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है, तो कह सकते हैं कि पूरी युद्ध स्तर पर गांव-गांव, शहर-शहर, हर एक स्कूल में इसके लिए मोटिवेशंस हो या स्कूलों में ऐसा कोई से प्रोग्राम दिखाया जाए, चाहे NGO हो या स्टेक होल्डर हो,
उन्हें भी साथ में लेकर चला जाए तो शायद सफल होगा। शायद यही प्रश्न पूछने का उनका मंशा है। spirit.com से यह प्रश्न आया। जी सर, उत्पल सर। जरूर, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बट हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हर चीज के ऊपर क्या हम सरकार के ऊपर डिपेंड करें, क्योंकि एंटरप्रेन्योर सरकार को नहीं बनना है। सरकार कैन मैक्सिमम क्रिएट एन एनवायरनमेंट एंड गिव यू फैसिलिटीज व्हिच कैन सपोर्ट बिकमिंग एंटरप्रेन्योर्स, बट एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली, ये जैसे मिस्टर सोनी ने बताया कि एक सोच, ये सोच को बढ़ावा कहाँ से मिलता होगा कि आपके घर से मिलता है। पहले आपके घर के लोग जो है, आपके सोसाइटी जो है, वो क्या आपको बढ़ावा देता है कि जॉब नहीं करके एंटरप्रेन्योर बनो, और आपके अंदर से आता है क्या आप रिस्क ले सकते हैं। सरकार काम करती है, ऐसा नहीं है कि रातों रात कुछ बदल सकता है, बट सरकार, ये जो सरकार है, मैं बधाई देना चाहूंगा कि जो सरकार की सोच है दैट इज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, और सरकार काफी लार्ज स्केल में इसको आगे बढ़ा रही है, और कहीं सारे लोग हैं जो इनका फायदा उठा के वो आगे बढ़ रहे हैं। स्टार्टअप के लिए बना हुआ एक एंटायर इकोसिस्टम, ओके, बिजनेस के लिए, प्रमोशन ऑफ बिजनेस के लिए बना हुआ एंटायर इकोसिस्टम, एंड वी कैन सी दैट इन this term of this government, from some 300 odd startups, now we have 70,000 startups registered already in the country. ये कैसे हुआ? ये मुमकिन हुआ इसलिए कि सरकार की जो सोच है और जो सुविधाएं दिए गए हैं उसके बेसिस पे ये आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमें एक बात सोचना चाहिए, सरकार तो सुविधाएं दे सकती है, सोच बदलने के लिए वो पहले हम और आप, हमारे घर वाले, हमारे सोसाइटी, ये सोच बदलने की जगह ये है। थैंक यू। जी 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 जी, बिल्कुल सोच बदलने की जरूरत है। और देखिए, एक और प्रश्न आया हुआ है और इस प्रश्न का जवाब हम लेते हैं आनंद सोनी सर से। सर, ये प्रश्न है कि क्या एनजीओ और स्टेक होल्डर जो भी हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, या सरकार इन्हें ज्यादा से ज्यादा अहमियत दे ताकि रिच आम आदमियों तक पहुंच सके और एंटरप्रेन्योर्स तैयार हो सके। आनंद सोनी सर। सर, निश्चित तौर पे जवाबदारी तो बनती है, लेकिन जवाबदारी का सीधा संबंध यदि प्रॉफिट से है तो ही एंटरप्रेन्योर वहां पे हाथ डालेगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो एक बहुत, आप कहा जाए कि जब एक एस्टैब्लिश्ड संस्था हो जाए तब तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में चलेगी, लेकिन जहां तक उसका प्रॉफिट से संबंधित होगा तब वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करवाएगा। एक बात जो सर ने, एक बात आप जस्ट लास्ट क्वेश्चंस में था कि सरकार जो है वो, उसके बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा। सरकार सड़क सड़क के ही चलती है, जो सड़क सड़क के ही चलता है वही सरकार है, तो मतलब वो धीरे धीरे ही काम होता है। और ऐसा ऑल ऑफ सडन कोई जादू की छड़ी नहीं है कि अपन घुमाएंगे और वो तुरंत परिवर्तन आ जाएगा। ये सोच में है, जहां धीरे धीरे सोच बदलती है। आज से 20 साल पहले का सोच देखिए और आज का सोच देखिए तो बहुत यूथ में बड़ा चेंज आ गया है, तो परिवर्तन आएगा। सारे स्टेक होल्डर्स भी लगे हुए हैं और सब अपने प्रॉफिट को देखते हुए ही काम करना चाहते हैं। सीधा सीधा बात है सर। जी जी, बिल्कुल। लेकिन आपने सर कहा कि यूथ में काफी परिवर्तन आ गया। हम चलते हैं इनके सिन्हा सर के पास। क्या आपको लगता है कि ऐसा परिवर्तन है कि अब देश स्टार्टअप्स में काफी, जिस प्रकार से उत्पल मित्रा सर कह रहे थे, ये काफी लोग यहाँ रजिस्टर्ड हो रहे हैं और अपना अपना रोजगार ही शुरू करना चाह रहे हैं और इस पर लोग प्रोत्साहित हैं। क्या कुछ यूनिवर्सिटी का रुख है? इनके सिन्हा सर से जानते हैं। जी सर। यूनिवर्सिटी का रुख तो यूनिवर्सिटी समाज के अंदर में है, और समाज में एक भावना है कि नौकरी की, खास करके सरकारी नौकरी की बहुत कमी है। तो जब सरकारी नौकरी की कमी है तो हमें और प्रयास करने चाहिए, और प्रयास करने के क्रम में आज के जो युवा हैं, पढ़ाई के क्रम में ही, पढ़ाई के दौरान ही, पहले क्या था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद हम किसी भी विषय के बारे में सोचते थे। आज युवा पढ़ाई के क्रम में ही अपने स्टार्टअप या अपने कंसेप्ट को डेवलप कर रहे हैं कि हमें क्या इंटरप्राइज करना है। ट्रायल एंड एरर का जो उनका कंडीशन है वो पढ़ाई के दौरान ही ख़त्म हो जाती है, और जब पढ़ाई पूरी होती है तो वो इसमें
लग जाते हैं। तो एक युवा में एक पॉजिटिव सोच आई है कि वो जॉब देने वाले बने, ना कि है जॉब मांगने वाले बने। तो ये जो कि हमारे अनिल सिन्हा सक्सेना साहब ने कहा, उत्पल मित्रा जी ने कहा कि एक साइकोलॉजिकल एक चेंज हमारे यहाँ आई है। और हमारे अनंत सोनी जैसे इंटरप्रेनर्स जब हमारे समाज में मौजूद हैं, जिन्होंने बताया कि जब हम फेल हो गए तो हमारे मन में ये भावना आई कि नहीं, हमें कुछ करके दिखाना है। तो आज के बच्चों में ये एक भावनाएं आई हैं और वो कर रहे हैं। हमारा बच्चा एक 10वीं क्लास में पढ़ रहा था, उसी समय उसने कहा कि हमें फाइनेंस से संबंधित हमें अपना बिजनेस करना है। और नाउ ही इज कंटिन्यूअसली इन टच विद द फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स ऑन ईमेल, ऑन ई फोन, on other ways, and he is getting education regarding the financial market and financial business. तो आज के बच्चों को ये जो वेब टेक्नोलॉजी है, इसने सारी चीज़ें बहुत ही आसान बनाई है। घर में बैठे बैठे बहुत सारे इंफॉर्मेशन वो एक बच्चा बन के, एक कंसल्टेंट जो बिना पैसे का कोई काम नहीं करते, लेकिन बच्चों को वो उनमें भावना होती है कि बच्चों को कुछ ना कुछ ज़रूर बता देते हैं, तो उस बच्चे बन कर के वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है। तो ये संभव हो पाया। और इस पेंडेमिक की में जो ये भावनाएं आई और ये जो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी रही, इसने हमारे यूथ को बहुत ही लाभ पहुंचाया। वर्क फ्रॉम होम ने लोगों को अपॉर्चुनिटी दी कि अपने काम के बाद भी जो कोई मौका मिले तो वो अपने इंटरप्राइज को कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हमारे समाज में देखने को मिली है और ये एक अच्छा संकेत है। और हमें लगता है कि आने वाले वर्षों में जो जॉब मांगने वाले हैं उसकी कमी हो जाएगी, जॉब देने वाले लोगों की संख्या अधिक हो जाएगी। धन्यवाद। जी, अंतिम प्रश्न है सर, उसको हम ले लेते हैं। 1 मिनट सर। हाँ, और ये अंतिम प्रश्न है कि क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, इससे काफी कुछ परिवर्तन होने वाला है, एंटरप्रेन्योर तैयार होंगे? ये मनीष सिन्हा जी हैं, नई दिल्ली से इन्होंने प्रश्न भेजा है। अनिल सर, फार्मा से हैं और फार्मा की काफी मांग है, क्या आपको लगता है सर, क्या कुछ बदलाव आएगा एनईपी नई एजुकेशन पॉलिसी से? मेरे विचार में तो बदलाव काफी आएगा, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी में एक्चुअली बहुत बड़ा फ्रीडम दिया है स्टूडेंट्स को, और वो फ्रीडम जो है दैट विल सर्टेनली एक्ट ऑन टू देम। और बच्चे जो है अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, सिलेबस चेंज कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि साइंस पढ़े तो उसी लाइन में चलेगा। और क्रेडिट्स का सिस्टम है जो कि आगे, तो आई थिंक मेरे ख्याल से इससे तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और एंटरप्रेन्योरशिप में भी आएगा, क्योंकि फिर बच्चों को थोड़ा फ्रीडम काफी होगी। फिर ये नहीं कि डिग्री हमें उसी टाइम में लेनी है या यहीं पे लेना है, तो ये बड़ा फ्रीडम है। और बेसिक पार्ट ये है, डिग्री लेना नहीं है, पार्ट ये है कि हम उस एजुकेशन को लाइफ में कितना यूज करते हैं। कोई नहीं पूछता हाँ जो बड़ा इंडस्ट्री है इस तरह से मोदी इंडस्ट्रीज, इन लोग एजुकेशन का इम्पोर्टेंट नहीं था, इन्होंने जो आइडिया लाया ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिसके लिए एनईपी में जो पॉलिसी में काफी बड़ा एक बहुत बड़ा बदलाव है, मेरे ख्याल से वो बहुत सपोर्ट करेगा इसको। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी प्रश्न का जवाब हम आनंद सोनी सर से ले लेते हैं। क्या सर आपको लग रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काफी बदलाव आने वाला है और काफी स्टेक होल्डर्स भी आएंगे, एजुकेशन से हो या इंडस्ट्रीज में भी हो? जी सर। नहीं सर, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला। मैंने जैसे भी पहले भी कहा कि एनईपी का जो ज्यादा जोर है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड और एंटरप्रेन्योरशिप पे है। तो निश्चित तौर पे जो एनईपी 2020 है, इसको अब यूनिवर्सिटीज के लिए कंपल्सन भी हो गया है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए मार्केट में अपने एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए हो गया कि आपके यहाँ से ज्यादा बच्चे एज ए एंटरप्रेन्योर निकलें, तब हम समाज को दिखा सकते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ पे गुड क्वालिटी टीचिंग है, एज वेल एज हम साथ में एक नई सोच भी विकसित कर रहे हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो गई है और हमारे लिए कंपल्सन भी हो गया है कि अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए। तो निश्चित तौर पे ये जो पॉलिसी में चेंजेस हुए हैं उसके कारण उसका रिफ्लेक्शन बहुत जल्दी ही 2-4 साल के अंदर आप देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में दिखाई देगा। जी चलिए, हम उत्पल मित्रा सर से इसी प्रश्न का जवाब लेते हैं। काफी स्टार्टअप आपसे जुड़े हुए हैं, आपका 30 साल का एक्सपीरियंस भी है इंडस्ट्री का। क्या सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी का प्रभाव आपको या बदलाव दिख रहा है
या नहीं, क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं काफी स्टार्टअप्स भी आपके पास होंगे। और सर ने जैसा कहा कि अनंत सोनी सर ने कहा कि टीवी पे जिस प्रकार से सोनी पर एक कार्यक्रम आ रहा था, उसी में दिख रहा था कि काफी लोग, अब नए लोग आ चुके हैं और कह सकते हैं कि एक बड़ा वर्ग तैयार हो गया है जो अब रिस्क लेने के लिए तैयार है। जी उत्पल मित्रा सर। सर आपका माइक ऑफ है। माइक ऑफ है, सॉरी। हाँ हाँ जी जी, हाँ 1 मिनट से। सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ बोलिए सर, बोलिए। In the new education policy, few things are very important. One is flexibility, freedom, and what do you say, alignment with the modern requirement. If you look at these three things, बच्चे को flexibility मिल रहा है, freedom मिल रहा है to choose what they want to do, and it is aligned to the modern times that we want to create more job givers, more entrepreneurs, and the education policy gives the flexibility to the children to choose their line, to choose their field, to choose their subject of choice and start doing that. I think this is just the beginning. इसमें क्या है कि all education colleges, particularly in the technological, in the business, they must have visible encouragement for students, like Professor Sina mentioned about incubation. Every college must have an incubation center. They must have children coming and working out their ideas and making it successful. This can be a good measurement going forward that whether your college has an incubation center or not to promote entrepreneurship. And once it is there, will follow and children will come out, try their ideas, and we can in no time become one of the big factories of creating entrepreneurs in India. जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके सिन्हा सर से इस प्रश्न का भी जवाब ले लेते हैं। इनके सिन्हा सर, हाँ जी सर, आपको क्या लगता है सर, क्या बदलाव आएगा? निश्चित तौर पर नए एजुकेशन पॉलिसी में एक तो सोच बदलेगी तो दिशा भी बदलेगा, और दिशा बदलेगी तो दशा भी बदलेगा। क्या तो बात हमें, हाँ, तो हमें ये उम्मीद है कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ये सोच बदलने में कामयाब होगी, और हम जो युवा आज के डेट में है वो युवा इतने इंटरप्राइजिंग हैं या इतने उनको क्लासरूम के अलावा भी उनको इतना ज्ञान मिल रहा है कि वो इंटरप्रेन्योरशिप की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बशर्ते कि वो जो है गवर्नमेंट जॉब के ओर ट्राई कर रहे हैं। तो ये नए एजुकेशन पॉलिसी ने एक नई दिशा देनी है, ये हम उम्मीद करते हैं। हायर एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। पूरे राज्य में के अंदर एक कॉमन मिनिमम सिलेबस हम बना रहे हैं, और पहले भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी थी, आज भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी है, और उस फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे हम अपने सिलेबस भी डिज़ाइन कर रहे हैं। तो उसमें एक बदलाव आना निश्चित है, और ये आने वाले अगले 10 साल में हम इसको नोटिस करेंगे कि ये बदलाव कितना, उसका क्वांटिफाई कर पाएंगे कि ये कितना पॉजिटिव हुआ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ, जिस प्रकार से आप बता रहे थे, और निश्चित तौर पर हम अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप में आप जुड़े, इनके सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस हमारे खास कार्यक्रम से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। हमारे इस खास कार्यक्रम में जी हाँ अनिल से आनंद सोनी सर जुड़े हुए थे। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 1 मिनट सर, इसमें आ जा रहा है जी। अनिल सोनी सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, आप प्रो चांसलर रहे हैं केस यूनिवर्सिटी के, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर इंटीग्रेटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री लगातार आपसे जुड़ा रहता है, और हम जून में कार्यक्रम कर रहे हैं, फिजिकली कार्यक्रम है, आप निश्चित तौर पर आप सभी आमंत्रित हैं। अनिल कुमार सक्सेना सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप चेयरमैन हैं ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च के। आपने बहुत कम समय में सर हम आप लोगों को सूचना दिए थे, लेकिन आपने ये खास तौर पर इस एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप, यह 5वां हमारा था वेबिनार
वेबिनार में, जिसमें आप लगातार जुड़े हैं। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। उत्पल मित्रा सर, आपने भी समय निकाला, आपका 30 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, और इंटीग्रेटेड चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री में खास तौर पर आपकी सेवाएं लेना चाहता है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से नए-नए छात्र आ रहे हैं, आप उन्हें मोटिवेट भी करते हैं। आप उत्पल मित्रा सर, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, हमारा ये खास कार्यक्रम था जिसमें हम खास चर्चा कर रहे थे एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप समिट पर, और ये 5वां हमारा वेबिनार था। निश्चित तौर पर जून में हम आ रही हैं आपके साथ फिजिकली जुड़ने के लिए, और आपके मन में अगर कोई प्रश्न है, आप जिस भी प्लेटफॉर्म से हैं वहां से प्रश्न का आप भेज सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर भी मिलेगा, क्योंकि हम हर शनिवार इसी समय इसी वक्त आते हैं ये कार्यक्रम को लेकर, और इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे अपने आप को बिल्डअप करें, कैसे आप एजुकेशन से एंटरप्रेन्योरशिप में बदले, क्योंकि हमारा वो विषय उसी के आसपास होता है। आपको युवाओं को प्रोत्साहित करना है और एक मजबूत राष्ट्र की ओर हमें बढ़ना है। जहां दोस्तों, मानवेंद्र अब इजाजत चाहता है आपसे, और निश्चित तौर पर अगले शनिवार पुनः हम मिलेंगे इसी कार्यक्रम में नए विषय के साथ, नए मेहमान के साथ। मानवेंद्र को इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ दिन। ललिता आफ्टर शास्त्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की धर्मपत्नी श्रीमती ललिता शास्त्री जी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक ललिता आफ्टर शास्त्री जी पढ़ना ना भूलें। इस पुस्तक में लाल बहादुर शास्त्री की कई अबूझ तथ्य सामने लाए गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन दर्शन ही सब कुछ है। इस पुस्तक में 6 खंडों में शास्त्री जी की जिंदगी के विभिन्न पहलुओं पर खास फोकस है। पुस्तक के लेखक संजय तिवारी हैं, जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के परिवारजन, रिश्तेदारों, शुभचिंतकों से बात कर सभी के विचारों को एक साथ पिरोया है। खास इस पुस्तक ललिता आफ्टर शास्त्री जी में नवजागरण प्रकाशन से प्रकाशित इस पुस्तक को आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। संजय तिवारी वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।